हे गाइस एंड बुक क्लॉक के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर नंबर 3 माइंड योर ओन बिजनेस के बारे में। और इसके पहले के 2 चैप्टर्स का लिंक हमने आई बटन में डाल दिया है, जिससे कि आपको यह चैप्टर और भी आसानी से समझ में आएगा। सो विदाउट एनी डिले फर्दर लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 3 माइंड योर ओन बिजनेस। The rich focus on their asset column while everyone else focuses on their income statements. 1974 की बात है। रे क्रॉक जो कि मैकडॉनल्ड्स के ओनर है, उन्हें ऑस्टिन के टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए स्टूडेंट्स को स्पीच देने के लिए बुलाया था। उन एमबीए स्टूडेंट्स के बीच में थे कीथ, जो कि ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक स्पीच के बाद उन स्टूडेंट्स ने रे क्रॉक को एक ट्रीट पे बुलाया और रे क्रॉक ने उनके इस आग्रह को मान लिया। ट्रीट के दौरान रे क्रॉक ने सबको पूछा, मेरा असली बिजनेस क्या है। ये सुनते ही सब लोग हंस पड़े। उन्हें लग रहा था कि रे क्रॉक मजाक कर रहे हैं, लेकिन किसी का जवाब न आने के कारण उन्होंने अपना प्रश्न वापस दोहराया, आप लोगों की नज़र में मेरा बिजनेस क्या है। विद्यार्थी वापस हंस पड़े। आखिरकार उनमें से एक विद्यार्थी ने कहा, रे, इस दुनिया में कौन ऐसा है जो नहीं जानता कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हो। इस बार रे हंस दिए। मुझे मालूम था आप यही कहोगे। वे एक पल के लिए रुके और उसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा बिजनेस हैमबर्गर का नहीं है, मेरा असली बिजनेस रियल इस्टेट का है। रे ने अपने नज़रिए को समझाने के लिए काफ़ी समय लिया। रे जानते थे कि बिजनेस का मूल लक्ष्य तो हैमबर्गर की फ्रेंचाइजी बेचना था, परंतु वे कभी हर फ्रेंचाइज की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल इस्टेट और इसकी लोकेशन फ्रेंचाइज की सक्सेस में सबसे महत्वपूर्ण तत्व। मूलतः हर वो आदमी जो फ्रेंचाइज खरीद रहा था और रे क्रॉक की संगठन में फ्रेंचाइज का मेंबरशिप खरीद रहा था, वह भी उस जमीन के लिए पैसा दे रहा था और उसे खरीद रहा था। रे क्रॉक की स्ट्रेटजी और मैकडॉनल्ड की सफलता को लेकर हम जल्दी एक वीडियो लाएंगे, जिसमें हम इस मुद्दे को डीप में समझेंगे। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में रियल इस्टेट के सबसे बड़े अकेले मालिक में से एक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा रियल इस्टेट है। आज रे के पास अमेरिका के और दुनिया के सारे देशों के सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ है। कीथ ने कहा कि यह उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़े सबक में से एक था और उन्होंने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एक कार वॉश की फ्रेंचाइजी चालू की, लेकिन उनका रियल बिजनेस था रियल इस्टेट का। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। सबसे पहले वो कंपनी के मालिक या अपने बॉस के लिए काम करते हैं, बाद में वो टैक्सेस के कारण गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और आखिरकार वो बैंक के लिए काम करते हैं। जब ऑथर छोटे थे तब उनके आसपास में मैकडॉनल्ड्स की कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं हुआ करती थी। फिर भी उनके रिच डैड ने उन्हें और माइक को यही सीख दी थी जो कि रे क्रॉक ने एमबीए स्टूडेंट्स को टेक्सास यूनिवर्सिटी में दी थी। यह अमीरों का तीसरा रहस्य है अपने काम से काम रखना। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी भर दूसरों के लिए काम करते हैं। कई लोगों के पास अपनी ज़िंदगी भर श्रम करने के बावजूद भी खुद के लिए कुछ नहीं बचता। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को एकेडमिक स्किल देके एक अच्छी जॉब में जाकर पैसे के लिए काम करने के लिए तैयार करता है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी उनकी सैलरी के चारों ओर घूमती है, या फिर हमने जैसे पहले देखा था उनके इनकम स्टेटमेंट की ओर। एकेडमिक स्किल्स को हासिल करने के बाद लोग प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन लेते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारे प्रोफेशनल फील्ड्स में एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पुलिस। और उनका यही क्वालिफिकेशन उन्हें काम करके पैसे कमाने का मौका देता है। लेकिन ध्यान रहे, ये अब भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अक्सर लोगों को प्रोफेशन और बिजनेस में फ़र्क ही नहीं पता होता। जैसे कि ऑथर बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो लोगों को पूछते हैं कि आपका बिजनेस क्या है, तब लोग उनको आंसर देते हैं कि मैं एक बैंकर हूँ। तो ऑथर वापस पूछते हैं, अच्छा तो क्या आप बैंक के मालिक हो? तो फिर वो बताते हैं, नहीं, मैं तो उधर काम करता हूँ। तो इस केस में वो अपने प्रोफेशन और बिजनेस में कंफ्यूज हो चुके हैं। वो अपने प्रोफेशन से एक बैंकर हो सकते हैं, लेकिन उनका अपना खुद का कोई बिजनेस नहीं है। यही बात है जो रे क्रॉक को आम लोगों से अलग करती है। रे क्रॉक को अपने प्रोफेशन और बिजनेस के बीच में जो फ़र्क था वो बहुत अच्छे से पता था। उनका प्रोफेशन तो सेल्समैन होने का था। पहले वो मिल्क शेक्स के लिए मिक्सर्स बेचते थे और थोड़े टाइम बाद वो हैमबर्गर की फ्रेंचाइज बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर की फ्रेंचाइज बेचना था, लेकिन उनको ये पता था कि उनका बिजनेस प्रॉफिट कमा के देने वाले रियल इस्टेट को इकट्ठा करना है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ दिक्कत ये है कि जो आप पढ़ते हो आप वही बन जाते हो। जैसे आप कुकिंग के बारे में पढ़ोगे तो आप एक बहुत अच्छे शेफ बनोगे। अगर आप मैथ्स में एक्सपर्टीज लोगे तो आप मैथमेटिशियन बनोगे। अगर आप लॉ की अच्छी जानकारी लोगे तो आप एक वकील बनोगे। लेकिन आप जो पढ़ते हो वही बनने में एक गलती हो जाती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं और अपना सारा जीवन दूसरे के काम में ध्यान लगाने में लगा देते हैं, और इस तरह वो दूसरों को अमीर बनाते हैं।
फाइनेंशियल रूप से अमीर होने के लिए हर व्यक्ति को अपने काम से काम रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि पहले रूल नंबर 1 में बताया था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में आपको फ़र्क करते आना चाहिए और आपका इनकम या आपका जो भी पैसा है वो एसेट्स बनाने में लगना चाहिए। एक अमीर व्यक्ति कभी भी अपने एसेट्स बनाने पे ध्यान देता है और बाकी के सारे व्यक्ति अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें अक्सर ये सुनाई देता है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाता, मुझे ज़्यादा इनकम की ज़रूरत है, काश मुझे पार्ट टाइम काम मिल जाए, मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ, मैं वापस स्कूल में जाके और अच्छी डिग्री लूँगा या मेरे प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाऊँगा जिससे कि मुझे और भी अच्छा जॉब मिले। नॉर्मल केस में ये सारी बातें बहुत समझदारी की बातें लगती है, लेकिन सच बात तो ये है कि जब हम रेक रॉक की बातों को समझ लेते हैं तब हमको अच्छे से समझेगा कि ये लोग सिर्फ अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी अपने काम से काम नहीं रख रहे। अगर उनको आने वाली इनकम को वो एसेट्स बनाने पे लगा दे जिससे कि वो और ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे, तब जाकर वो अमीर हो सकते हैं। पुअर और मिडिल क्लास की दिक्कत ये होती है कि वो फाइनेंशियली बहुत पुराने सोच से होते हैं, जैसे कि मैं रिस्क नहीं उठाना चाहता, मतलब उनका फाइनेंशियल बेस नहीं रहता, जिस वजह से वो अपने जॉब से चिपके हुए रहते हैं और गेम को हमेशा सेफली खेलते हैं। जैसे कि ऑथर ने पिछले चैप्टर में समझाया था, फाइनेंशियल फ्रीडम जो हमारा सबसे बड़ा सपना होता है, उसकी स्ट्रगल में जॉब सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बाद जब बहुत सारे लोगों की जॉब गई तो लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ ये रियलाइज़ हुआ कि जिसे वो अपना सबसे बड़ा एसेट मानते थे, उनका घर, वो उन्हें जिंदा मार रहा था। क्योंकि उनका घर सिर्फ नाम के लिए एसेट था, वो हर महीने उनके जेब से पैसे निकाल रहा था। उसी तरह उनके गाड़ी और उनके दूसरे एसेट भी उन्हें जिंदा मार रहे थे। उनके घर पे या उनके पास जो 50,000 के खरीदे हुए फ़ोन थे वो उनको 1 रुपये भी कमा के नहीं दे रहे थे, और क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं थी उनको जीवन चलाने के लिए कोई आधार ही नहीं मिल रहा था। उनके विचारों में जो एसेट्स थे वो पैसे की तंगी या संकट के समय में उनके कुछ काम ना आ सके। ऑथर आगे बताते हैं कि एक बार उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए वो लोन के लिए बैंक में गए, लेकिन बैंक को लोन के लिए उनकी फाइनेंस की हालत सही नहीं लगी। तो फिर उन्होंने उनको एक एप्लीकेशन दिया था जिसके एसेट कॉलम में ऑथर ने अपने सारे गोल्फ क्लब्स, उनके आर्ट कलेक्शन, उनके अरमानी सूट, वॉच, स्टीरियोस, बुक्स और शूज़ रखे थे। उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका था क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ों को उनके एसेट साइड में काउंट कर लिया था, जबकि उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में थी, जो कि लोन कमेटी को अच्छा नहीं लगा था कि वो अपार्टमेंट हाउसेस से इतना पैसा कमा रहे हैं। उन्हें ये जानना था कि उनके पास एक नॉर्मल जॉब क्यों नहीं है जिसमें कोई सैलरी हो। अब इस पर ऑथर क्या ही बोलते। ऑथर हमें ये बताते हैं कि अक्सर जिंदगी में बहुत सारी परेशानी आने लगते हैं जब आप कुछ अलग सोचने लगते हो। ऑथर हमेशा हैरान हो जाते हैं जब वो लोगों से ये सुनते हैं कि उनके पास करोड़ों के एसेट है, क्योंकि अक्सर वो गलत होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अपने आप को पैसे के संकट में फंसा देते हैं। जब उनकी इनकम कम होती है वो अपने एसेट्स को बेचकर कर्ज चुकाने के लिए पैसे इकट्ठा करना चालू कर देते हैं, लेकिन सबसे मेन बात यह होती है कि जो उनके एसेट्स होते हैं उनकी अब उतनी वैल्यू नहीं बची रहती है जितने में उन्होंने उनको खरीदा था। अक्सर उनकी एसेट्स की वैल्यू बहुत कम हो चुकी होती है, और बाई चांस अगर उनके एसेट बेचकर उनको कभी प्रॉफिट होता है तो उनको टैक्स लगा दिया जाता है और फिर से गवर्नमेंट प्रॉफिट में से अपना शेयर निकाल लेता है, और कर्ज चुकाने के लिए जो उन्होंने पैसा इकट्ठा कर दिया रहता है उसकी रकम कम हो जाती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दे, दिन की जॉब करते रहे, लेकिन उसमें से जो पैसा आता है उन्हें वैल्यू एडिंग या इनकम जनरेटिंग एसेट्स में लगाना चालू कीजिए और एसेट बिल्डिंग चालू कर दो। और ऐसे लाइबिलिटीज से बचे जिन्हें एक बार लाने पर उनकी कीमत कम हो जाती है। जिस पल आप एक कार को शोरूम से ले जाते हो उसी पल उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। ये एक एसेट नहीं है, हालांकि बैंकर्स भी इसे एक एसेट ही मानते हैं, लेकिन ये बुक को पढ़ने के बाद आप इसे एसेट ना माने तो ही बेहतर होगा। बड़े लोगों के लिए यही सही होता है कि वो अपने खर्चे कम कर दे, अपने लाइबिलिटीज़ कम कर दे और अपना फोकस एसेट के एक ठोस फाउंडेशन बनाने पे लगा दे। पेरेंट्स को ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को ये सिखाए कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है, और कॉलेज जाने के पहले ही उन्हें एसेट का फाउंडेशन बनाने के लिए एनकरेज किया जाए। इसके पहले कि उनके बच्चे जॉब करने लगे, शादी करे, बहुत ही फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में फंस जाए, हर चीज़ उधार पे खरीदे, हर पेरेंट का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चों को ये सिखाए। ऑथर ऐसे बहुत सारे कपल को जानते हैं जो इस फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे और जॉब के रैट रेस की वजह से जॉब को छोड़ नहीं पाते। जब बच्चे बड़े होकर शादी के बाद अपना घर बसाने जाते हैं तब बहुत सारे लोगों को ये समझ आता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत अच्छे से नहीं की है, और वो थोड़ा पैसा अलग रखना चालू करते हैं, लेकिन इतने ही देर में उनके पेरेंट्स बीमार पड़ते हैं और उन पे एक नई जिम्मेदारी आती है। ऑथर बताते हैं कि अब तक आप सब लोग ये सोच रहे होगे कि हम हमारे बच्चों को कौन से एसेट्स बनाने के बारे में सिखा सकते हैं,
तो ऑथर बताते हैं कि उनकी दुनिया में कई तरह के एसेट्स हैं, जैसे कि पहला, ऐसे बिजनेस जहाँ पे आपको काम करने की या आपके फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आप उस बिजनेस के मालिक तो हो, लेकिन उधर काम कोई और करेंगे। अगर आपको उधर एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है या रिस्क मैनेज करना पड़ता है, तो आपका जॉब या प्रोफेशन हुआ, वो आपका बिजनेस नहीं होता। और भी कई एसेट जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पैसे कमा के देने वाले रियल इस्टेट्स, नोट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि म्यूजिक या फिर स्क्रीन प्ले से मिलने वाले रॉयल्टी। आठवां और फाइनल है वो सारी चीज़ें जो कि कीमती है, जो आपको पैसे कमा के देंगे और जिनका वैल्यू या उनकी कीमत बढ़ती है। जब ऑथर छोटे थे, उनके पुअर डैड उन्हें हमेशा सेफ और सिक्योर जॉब ढूंढकर अपनी लाइफ को व्यतीत करने का सलाह देते थे। उसी जगह पर उनके जो रिच डैड थे वो उन्हें हमेशा समझाते कि तुम ऐसे एसेट्स को जमा करो जिनसे कि तुम्हें बेहद प्यार हो, क्योंकि अगर तुम उन एसेट्स से प्यार नहीं करते तो तुम उनका ध्यान नहीं रख पाओगे। ऑथर बताते हैं कि वो रियल इस्टेट्स को इसलिए इकट्ठा करते हैं क्योंकि उन्हें उससे प्यार है। वो ज़मीन और इमारतों को घंटों देख सकते हैं, उनके लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं, और जब संकट आते हैं तो उन्हें उनके रियल इस्टेट के बिजनेस के ऊपर रिग्रेट नहीं होता कि उन्होंने वो क्यों किया, या फिर रियल इस्टेट पे प्यार कम नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को रियल इस्टेट नहीं पसंद है तो उसे उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑथर को छोटे कंपनियों के स्टॉक से भी प्रेम है, खास करके नई कंपनियों के। इसका कारण ये है कि वो एक एंटरप्रेनर है, ना कि एक कॉर्पोरेट व्यक्ति। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने उनके शुरुआती समय में बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस में भी काम किया है, जैसे कि कैलिफोर्निया की स्टैंडर्ड, यूएस की मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स कॉर्पोरेशन। ऑथर बताते हैं उन्होंने जितने समय तक उधर काम किया था पूरे दिल से किया था और उधर बहुत मज़े किए थे, जिस कारण उनके पास बहुत अच्छी यादें भी है। लेकिन ऑथर ये जानते हैं कि वो अंदर से किसी कंपनी के लिए काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। उन्हें कंपनी शुरू करना बहुत पसंद है, परंतु उन्हें चलाना उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे शेयर खरीदते हैं। ये भी सामान्यतः छोटी कंपनियों के। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑथर एक कंपनी चालू करते हैं और उसे सार्वजनिक बना देते हैं। नए स्टॉक के शेयर में किस्मत चमक सकती है और ये खेल उन्हें बहुत पसंद है। कई लोगों को कम पूंजी वाले कंपनियों से डर लगता है क्योंकि वो खतरनाक होते हैं, लेकिन खतरा हमेशा कम हो जाता है जब आपको निवेश से प्रेम हो, अगर आप उसे समझते हो और खेल को अच्छी तरह से जानने लगते हो। छोटी कंपनियों के साथ ऑथर की रणनीति ये होती है कि वो 1 साल के अंदर उनके शेयर बेच देते हैं, और रियल इस्टेट में ऑथर की रणनीति ये है कि शुरू करने के समय पे वो छोटे प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं, फिर कुछ साल बाद उसे बेचकर थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और इस तरह अपने फायदे पर टैक्स चुकाने से बचते रहते थे। और इसी तरीके से प्रॉपर्टी की वैल्यू में नाटकीय बढ़ोतरी होती है। ऑथर सामान्य तौर पर रियल इस्टेट को 7 साल से कम टाइम तक अपने साथ रख वर्षों तक जब ऑथर बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहे थे, तब भी वो वही करते थे जो कि उनके रिच डैड ने उन्हें रिकमेंड किया था। वे अपने दिन की नौकरी करते थे, परंतु अपने काम से काम रखते थे। वो हमेशा उनके एसेट वाले कॉलम पर फोकस करते थे और एसेट बिल्डिंग पे ध्यान देते थे। वो रियल इस्टेट और छोटे स्टॉक्स में हमेशा इन्वेस्ट करते थे। रिच डैड ने ऑथर को हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन के सिग्निफिकेंस पे जोर डाला था, और जितनी अच्छी तरीके से ऑथर अकाउंटिंग कर पाते, अकाउंटिंग को समझ पाते थे, उतना अच्छे से वो इन्वेस्टमेंट कर पाते थे, कंपनी खोल पाते थे और कंपनी को सफल भी कर पाते थे। जब तक किसी को पहले से ही ऐसा नहीं लगता कि हमारी खुद की कंपनी होना चाहिए या कंपनी खोलने में किसी को इंटरेस्ट होता है, तब तक ऑथर किसी को भी प्रोत्साहित नहीं करते कि वो अपना कंपनी चालू करे। वे जानते हैं कि कंपनी चलाना कितना मुश्किल काम है, और वे नहीं चाहते कि कोई भी उस झंझट में फंसे। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता, और उसके लिए उन्हें कंपनी शुरू करना एक बहुत अच्छा समाधान लगता है, परंतु सफलता की संभावना बहुत कम होती है। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल के अंदर डूब जाती है, और पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती है उनमें से भी 10 में से 9 कंपनियां अगले 5 साल में डूब जाती है। इसलिए ऑथर कंपनी खोलने की सलाह तब भी देते हैं जबकि आपको पहले से ऐसा लगता हो कि आपकी खुद की एक कंपनी होना चाहिए। अन्यथा आपकी दिन की नौकरी रखे, उसमें काम करे और अपने काम से काम रखे। ऑथर जब भी ये बोलते हैं कि हमको हमारे काम से काम रखना चाहिए, तो वो हमको यही समझाते हैं कि हमें हमारे एसेट कॉलम को बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए, हमें हमारे एसेट्स बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। एक बार इसमें $1 जाए तो वो बाहर ना निकल पाए। इसे इस तरह समझ सकते हैं, जब $1 आपके एसेट कॉलम में जाता है तो आपके लिए आपका काम करने वाला कर्मचारी बन जाता है। पैसे के साथ ये बहुत अच्छी बात है कि ये आपके लिए 24 घंटे काम कर सकते हैं, और उसकी दूसरी अच्छी बात ये है ऐसे ही काम करते करते आपके कई पीढ़ियों तक भी काम करता है। अपनी दिन की नौकरी करते रहिए, एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करें, परंतु अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करते रहिए।
धीरे धीरे जब आपका कैश फ्लो बढ़ने लगेगा तब आप लग्जरीज खरीदने के बारे में सोच सकते हो। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अमीर लोग कभी भी लग्जरीज को सबसे लास्ट में खरीदते हैं, जबकि मिडिल क्लास और पुअर लोग सबसे पहले लग्जरीज खरीदते हैं। अक्सर मिडिल क्लास और गरीब घर के लोग बहुत सारे लग्जरियस आइटम खरीदते हैं, जैसे कि आलीशान घर, बहुत बड़ी गाड़ी, डायमंड्स, पर्स, बोट, क्योंकि उन्हें अमीर दिखना होता है। वो अमीर दिखते तो है, लेकिन सच तो ये है कि वो कर्ज के दलदल में दसते जाते हैं। वो लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसे है और जो बहुत समय से अमीर है, वो कभी भी उनके आने वाले सारे इनकम को अपने एसेट्स बनाने पे फोकस करते हैं। वो बिजनेस करे, वो जॉब करे, उनका इनकम ज़्यादा हो कम हो, आने वाला सारे इनकम को सिर्फ एसेट्स बनाने पे फोकस करते हैं, और वो एसेट्स उनको एक ऐसा इनकम ला के देता है जिससे वो लग्जरीज खरीद पाते हैं। जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपने खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर लग्जरीज की चीज़ें खरीद। आसान शब्दों में, अमीर लोग अपने काम से काम रखते हैं और उनको आने वाले सारे इनकम को वैल्यू एडिंग और इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाने में लगा देते हैं, जिससे कि उनको एक अच्छी खासी साइड इनकम आने लगती है और वो अपने खर्चों को और अपने लग्जरीज को अफोर्ड कर पाते हैं। जबकि गरीब लोग खून पसीने की मेहनत से पैसे कमाते हैं और उन पैसों से लग्जरीज खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई इनकम जनरेटिंग एसेट या साइड इनकम नहीं होता। उन्होंने जितना पैसा कमाया वो ख़त्म हो जाता है और उन लग्जरीज की ईएमआई या हफ्ते पे करने को उनको पैसे कमाने के लिए वापस और ज़्यादा काम करना पड़ता है और आए हुए पैसे वापस उनके खर्चों में चले जाते हैं। सच तो ये है कि लग्जरीज रिवॉर्ड होते हैं कि हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके उन्हें डेवलप किया है। एग्जाम्पल के लिए, ऑथर की वाइफ के पास जब उनके अपार्टमेंट हाउसेस से बहुत ज़्यादा पैसे आने लगे थे, उन्होंने अपने आप के लिए एक मर्सिडीज ले ली थी। इसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा था, ना ही उन पर कोई रिस्क आ रहा था। अपार्टमेंट हाउसेस ने उनको एक गाड़ी खरीद के दी थी। उनकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स उनके अपार्टमेंट हाउसेस के रेंट से पे हो रहे थे, लेकिन उनको इसके लिए 4 साल तक रुकना पड़ा था, जब तक उनके रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोस इतने नहीं बढ़े कि वो उन्हें पर्याप्त धन दे सके। मर्सिडीज की लग्जरी एक परफेक्ट रिवॉर्ड था, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि उनकी वाइफ को एसेट कॉलम को बढ़ाना बहुत अच्छे से आता है और वो कार अभी उनके लिए नॉर्मल कार से बहुत ज़्यादा है। इसका ये अर्थ निकलता है कि उन्होंने अपने पैसे की समझदारी को इस्तेमाल करके उन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी। इसके बजाय अधिकांश लोग आवेग में आकर बाहर जाते, नई गाड़ी या बहुत सारे लग्जरीज कर्ज पर खरीदते। हो सकता है कि वो अपने नॉर्मल जिंदगी से बोर हो चुके हो और उन्हें नए खिलौने की ज़रूरत हो जिससे कि वो अपना एंटरटेनमेंट कर सके, लेकिन सच बात तो ये है कि अक्सर लोग उन चीज़ों से ऊब जाते हैं जिन्हें वो कर्जे पे लेते हैं, क्योंकि कर्ज धीरे धीरे उन पर एक फाइनेंशियल बोझ बन जाता है। एक बार आप आपके एसेट्स बनाना चालू कर देते हैं, उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं, तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं। अमीरों का ये सबसे बड़ा रहस्य है और ये रहस्य अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है। अपने काम से काम रखने का इनाम जो आपको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आपको आज के चैप्टर में से क्या सीखने मिला ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमसे कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ड्रीम अचीवर्स ग्रुप। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।